जय हिंद दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे मनी एंड बैंकिंग और टिल द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू नाबार्ड हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 333 से, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स के क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टार्ट होंगे। और कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था और कुछ दिन से थोड़ा सा रेगुलरिटी में प्रॉब्लम आई है 3-4 दिन से। सो एज आई टोल्ड यू कि कुछ इश्यूज़ आ रहे थे मेरे डिवाइस के साथ, जिसके साथ मैं ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ। तो कोशिश की है कल वो सारा जितने भी इश्यूज़ थे उसको सॉर्ट आउट करने की, और उतनी टेक्निकली बहुत मैच्योर्ड नहीं हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंज्ड ही आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो इस वजह से नहीं आ पाया। तो ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड सम वीडियोज़ की उसको पोस्ट करने के लिए, बट ना तो वो पोस्ट हो रहे थे और जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे वो भी सब क्रैश कर गए। सो आई हैव टू मेक इट अगेन, एंड होपफुली अब इश्यूज़ नहीं आने चाहिए फ़िलहाल तो anyways we'll start with the question number 333. When was the first regional rural bank formed? फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कब बना था? तो ये बना था 1975 में। और देखिए इसका नाम ही था प्रथमा। इसको प्रोनाउंस करेंगे, आई थिंक प्रथम इसको प्रोनाउंस करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, प्रथमा और प्रथम वॉट एवर इट इज़, लेकिन आपको नाम से समझ आएगा कि ये फर्स्ट है। प्रथम डिनोट्स, प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक ये सेटअप हुआ था मुरादाबाद में, यूपी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को। और देखिए ये वीडियोस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं 2 अक्टूबर से ही इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट उस दिन भी ये क्रैश हुआ, नेक्स्ट डे भी हुआ, अगेन हुआ, अपलोड नहीं हो रहा था, तो इसीलिए कुछ इश्यूज़ आए थे। सो एनीवेज 2 अक्टूबर 1975 को इसको बनाया गया था। और देखिए 5 जो ग्रामीण बैंक थे वो सेटअप किए जाने की बात थी इनिशियली। तो उन 5 में से जो सबसे पहला था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक या प्रथम ग्रामीण बैंक ही था, जो कि मुरादाबाद में सेटअप किया गया। इसके अलावा 4 जो थे वो हैं मालदा वेस्ट बंगाल में, गोरखपुर यूपी, भिवानी हरियाणा और जयपुर राजस्थान। तो यूपी में 2 थे, फिर एक हरियाणा, एक राजस्थान, और एक बिल्कुल आपको ईस्ट में चले जाइए, मालदा वेस्ट बंगाल में। In India, the regional rural banks were established in the year 1975. Which of the following is not the function of RRBs? तो देखिए क्रेडिट देना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ये इसका फंक्शन है। क्रेडिट देना कॉमन पीपल को इन द रूरल एरियाज़, ये भी इसका फंक्शन है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को सप्लीमेंट करना उनके काम में, ये भी इसका फंक्शन है। टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन, नहीं देखिए किसी का फंक्शन टेक ओवर करना इसका काम नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री बैंक के तौर पे कि जहाँ रीच नहीं है रूरल एरियाज़ में, या कहीं जहाँ पे ब्रांचेस कम है, रीच नहीं है, या इजी एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं उनको लोन्स का, वहाँ पे इसको सेटअप किया गया था सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड, तो इनमें से कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली क्रेडिट असिस्टेंस देते हैं रूरल हाउस होल्ड्स को? रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि है नाबार्ड, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए ये भी देता है, ये देता है, ये डायरेक्टली नहीं देता, ये रीफाइनेंस करता है जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लोन्स होते हैं, या आपको कल को कोल्ड स्टोरेज लगाना है, कोई फूड पार्क है, तो इनके लिए इनडायरेक्ट असिस्टेंस होते हैं। इंडिविजुअल को ये जो नाबार्ड है वो असिस्ट नहीं करता है, डायरेक्टली क्रेडिट नहीं देता है। सो ये करता है, रीफाइनेंस करता है, असिस्टेंस गिवन बाय अदर इंस्टीट्यूशंस। आरआरबीज ऑल्सो नोन एज ग्रामीण बैंक्स, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं। मेन पर्पज़ इसका है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, और लोन्स प्रोवाइड करना। ऑल्सो द एडवांसेज loans and advances mostly to the small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans. लैंड डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए टू द रूरल हाउस होल्ड फॉर लैंड डेवलपमेंट। सिंस अदर बैंक्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर बाइंग द एग्रीकल्चर मशीनरी एंड मेकिंग परमानेंट चेंजेस इन द लैंड, एल को इसलिए सेटअप किया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, स्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए सबसे पहले तो रीजनल रूरल बैंक बनती है 1975 में, उसके बाद बनेगा 1982 में नाबार्ड, उसके बाद आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 में, और उसके बाद आएगा किसान क्रेडिट कार्ड प्लान 1998 में। ठीक है, तो 4 1 2 3 इज द आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, द नरसिम्हन कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैज़ सजेस्टेड रिडक्शन इन। देखिए नरसिम्हन कमेटी दो बार बनती है, एक 91 में और 1991 में और एक 1997 में, ठीक है। तो जो पहली आई थी वो थी कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, इसको CFS बोला गया, और दूसरी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी। तो फर्स्ट टाइम जब नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिया था तो उसमें ये भी बोला गया था कि SLR और CRR को कम किया जाए, क्योंकि अगर SLR और CRR का जो पोर्शन है उसको कम कर दिया जाएगा तो जो पैसा उसके लिए रखा जा रहा है अलग से वो इजी मनी हो जाएगी बैंक के पास, और उस मनी को वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डिस्पेंस कर सकता है उस क्रेडिट को, ठीक है। तो ये इनका रिकमेंडेशन था। सो दो एक्सपर्ट कमेटी सेटअप हुई 1990s में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ M नरसिम्हन, ये एक्स RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी जो थी वो CFS थी, 1991 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। सेकेंड वन जो थी वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से थी, अपॉइंट की गई थी 1997 में। ये जो दोनों कमिटीज़ थी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 91 और 98 में। Narsimhan Committee 1 for financial sector reforms had suggested the reduction in SLR and cash reserve ratio, and this was of the view that reduction of preempted portion of the bank's resources, जो अगर वो reduce हो जाएंगे SLR और CRR के through, in any case they will enlarge the abilities of banks कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर सकें, उसके लिए भी पैसा डिस्पेंस कर सकें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट नरसिम्हन कमेटी किस लिए आई थी, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए आई थी, CFS जिसको बोलेंगे हम, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, और एक आई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, ठीक। 1991 और 1997 में। नरसिम्हन कमेटी रिलेटेड है किससे, हाई एजुकेशन रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। विच ऑफ द कमेटी एग्जामिन द सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो ये अभी हमने देख लिया है, नरसिम्हन कमेटी कब आई थी, 1991 में, इसके लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए 98 में। कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 2008 इन इंडिया वॉज हेडेड बाय, तो ये रघुराम राजन जी ने इसको हेड किया था। 2007 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी टू राइट अ रिपोर्ट प्रपोजिंग द next generation of financial sector reforms. The committee was headed by Raghuram Rajan and it submitted its report in 2008, and Raghuram Rajan has also been the ex RBI governor, if I'm not wrong, उनका जो टाइम पीरियड था वो अराउंड 2016 से 2018 के आसपास था। 2018 में ही उर्जित पटेल जी ने टेक ओवर किया था, और उनके बाद शक्तिकांत दास जी आ गए जिनका अभी सेकेंड टर्म चल रहा है। On which of the following recommendations the microfinance institutions were set up in 2011, तो ये मालेगाम कमेटी की रिपोर्ट पे था। बिमल जालान पैनल वॉज सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस लिए, तो बिमल जालान पैनल जो था वो इसलिए बनाया गया था कि जो नए बैंकिंग लाइसेंसेस के जो एप्लीकेशंस आ रही हैं कि जो एप्लीकेशंस आ रही हैं टू सेटअप द बैंकिंग, तो उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए, ऑलराइट, उसके स्क्रूटनाइज करने के लिए बिमल जालान पैनल को सेटअप किया गया था। RBI एक 3 मेंबर कमेटी उन्होंने सेटअप किया था अंडर द फॉर्मर गवर्नर बिमल जालान, किस लिए, टू स्क्रूटिनाइज द न्यू बैंक लाइसेंसेस, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 25 फरवरी 2014 को। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट चेयरमैन थे इसके GV रामाकृष्णन, और ये डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने जो असेट्स होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के उसको लिक्विडेट कर देती है, ईदर पार्शियली और फुल्ली। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GV रामाकृष्णा, कब हुआ था, 1996 में, एंड इसने अपना रिपोर्ट सबमिट की थी। इट सबमिटेड 13 रिपोर्ट्स कवरिंग रिकमेंडेशंस ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ 57 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो रंगराजन कमेटी अपॉइंट हुई थी 1993 में, 1993 में, हाँ, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, किसके लिए, ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अगेन सेम क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी किसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, कब हुई थी, 93 में। Who has been recently made the chairman of the working group on revision of wholesale price index, WPI के लिए किसको बनाया गया था, उसके जो चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन रिवीजन,
तो उसको रिवाइज़ करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के, तो ये बनाए गए थे अभिजीत सेन। 2007 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अभिजीत सेन, किस लिए? टू स्टडी एंड मेक द रिकमेंडेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ WPI। और इस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया था 2004-05 को बेस ईयर बनाने के लिए, ऑल्दो अभी अगर हम बात करें तो 2011-12 जो है वो बेस ईयर है। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये नीति आयोग का एक ऑर्गन है? नहीं, ये नीति आयोग का नहीं है, देखिए उससे पहले ही बन चुका था, ये 2010 में बन गया था, और इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इस हेड करते हैं, बिल्कुल। और ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करता है इकोनॉमी का, मॉनिटर करता है, बिल्कुल करता है। इट मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह के जो मेथड्स जो अपनाए गए थे, एनहेंसिंग द इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करना। द फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप, तो इन सब चीज़ों के लिए FSDC को सेटअप किया गया गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट एज एन एपेक्स लेवल फोरम इन दिसंबर 2010। और चेयरमैन जो है काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके जो मेंबर्स हैं उसमें जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उनके हेड्स जो हैं दे विल बी द मेंबर्स, जैसे कि RBI, SEBI, PIFIRDA, IRDA, ये सब जो हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन जो है इकोनॉमी का उसको भी ये सुपरवाइज मॉनिटर करता है और फोकस करता है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली अ स्कीम नेम्ड स्वाभिमान वॉज लॉन्च्ड, स्वाभिमान स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम था कि टू टेक द बैंक्स टू द डोर स्टेप्स ऑफ द रूरल पुअर, तो ऐसे लोग जो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बैंक उनको खुद वहां तक पहुंच रहा है, ठीक। तो रूरल पुअर जो है उन तक बैंक को पहुंचाना। स्वाभिमान स्कीम लॉन्च हुई थी 10 फरवरी 2011 को। क्या इसका मेन जो मोटो था, जो एम था, वो क्या था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को रूरल एरियाज़ तक एक्सपेंड करना। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और रूरल आर्टिसंस हैं उनको इजी एक्सेस मिल पाएगा क्रेडिट के लिए और कम रेट्स पर मिल पाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल आर्टिसंस हैं, लेट्स से कि कोई वहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई लघु उद्योग में कुछ और काम कर रहे हैं, डलियाँ बना रहे हैं, कुछ भी कर एनीथिंग, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि भाई उनको अगर शुरू करना है तो उनको कुछ तो अमाउंट चाहिए, और उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि बैंक से कहाँ से मिलेगा, ठीक। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप गांव से कहीं से आपका नाता है, बिलोंग करते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिन लोगों को एक्चुअली नहीं जानकारी, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो इन लोगों के लिए स्वाभिमान स्कीम उस समय लॉन्च की गई थी, ठीक है। It is associated, Swabhiman scheme launched in India is associated with rural women rights, rural old people care, rural banking या रूरल फूड सिक्योरिटी। तो देखिए रूरल बैंकिंग से रिलेटेड थी, और जैसे ही आएगा तो ये सारी चीज़ें भी मिली जाएंगी। What is or are the facility or facilities of the beneficiaries can get from the services of business correspondent या बैंक साथी। तो जो ब्रांचलेस एरियाज़ हैं वहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बैंक साथी क्या बेनिफिट दे रहे हैं? तो इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर इन देयर विलेजेस। इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, बिल्कुल ठीक बात है। अपनी सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो सरकार इनको दे रही है वो इनके माध्यम से इनको मिल जाएगा, साथ ही साथ वो अपने डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी कर सकते हैं इनके माध्यम से। तो बैंक साथी जो है वो स्वाभिमान स्कीम के अंतर्गत ही इनको दिया गया है। स्वाभिमान कैंपेन फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्रोवाइड नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंस फैसिलिटी, हेल्प टू प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द रूरल इंडिया using various models and technologies including the branchless banking models through business correspondents। इस स्कीम के अंतर्गत जो सब्सिडीज़ हैं और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं बेनिफिशरीज अकाउंट्स में। व्हाट इज़ और आर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या फंक्शन, क्या पर्पस था, क्यों लाया गया इसको? तो ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। मेन इसका क्या एम था? टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड्स इन टू द इकोनॉमी। हाँ, जो सोना है जो हमारे परिवार अपने साथ रख रहे हैं, देखिए तो पहन के भी नहीं घूम सकते हैं, तो क्या किया जा रहा है, उनको लॉकर्स में रखा जा रहा है या जैसे भी आप लोग रख रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, बस वो रखे हुए हैं। तो उसको
बाहर लेके आना इकोनॉमी में, ठीक है, उसको मोनेटाइज कर पाएँ, जिससे आपने उसमें अमाउंट डाल दिया, ओके, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गई, बट उसको आप मोनेटाइज कर पाओ, वो लॉकर में पड़ा ना रहे। टू प्रमोट द एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, नहीं, ये इसका एम नहीं था, एफडीआई प्रमोट करना, ये इनका इस स्कीम का काम नहीं था। टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स, बिल्कुल, इंडिया की डिपेंडेंस जो है गोल्ड इम्पोर्ट्स पे, उसको कम किया जा सके, ये भी इनका एक एम था। तो 1 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसका था कि जो भी गोल्ड आपका आइडल पड़ा हुआ है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के साथ या फिर बैंक्स के साथ भी, एंड द एम ऑफ एसजीबी वाज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड अ शिफ्ट ऑफ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ गोल्ड इनटू द फाइनेंशियल सेविंग्स। मेन पर्पस क्या था इसका, कि गोल्ड को मोबिलाइज करना बाय द हाउस होल्ड्स एंड पुट दिस गोल्ड इनटू प्रोडक्टिव यूज़ इन द लॉन्ग रन, ठीक है, जिससे कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिड्यूस हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट द एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, कौन इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो देखिए नाबार्ड नहीं करता है, बाकी तो ये तीनों करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और कोऑपरेटिव। नाबार्ड का बेसिकली जो काम है वो है एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग का, तो सेल्फ हेल्प और रूरल डेवलपमेंट का। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा ही, लेकिन नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कमर्शियल बैंक, आरआरबीज और कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है जिससे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि स्टार्ट ये नाबार्ड के द्वारा ही किया गया था 1992 में, बट नाबार्ड डज नॉट इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, कंजम्पशन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये कवर किया जाता है, ओनली कंजम्पशन क्रेडिट, ओनली इन्वेस्ट नहीं, ये दोनों ही कवर किए जाते हैं। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 1998 में, एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक और फाइनेंस बैंक के द्वारा। एंड केसीसी कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं उसको ये कवर करता है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स एंड कंजम्पशन requirements of the farmers households and investment credit requirement for agriculture and allied activities। मार्च 2012 में जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट अमेंडेड द केसीसी स्कीम एंड नाउ केसीसी कार्ड होल्डर कैन गेट एन एटीएम enabled रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर फार्मर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998-99। With a reference to the institution of banking ombudsman in India, which of the following statement is not correct? Banking ombudsman is appointed by the Reserve Bank of India. Banking ombudsman can consider the complaints of non-resident Indians having accounts in India. The orders passed by banking ombudsman are final and binding on the parties concerned. The service provided by the banking ombudsman is free of any fee. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये तो सही है, फ्री होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिनके अकाउंट्स इंडिया में है उसका भी कंप्लेंट देखेगा, भाई अकाउंट तो इंडिया के अंदर ही है तो उनका भी देखेगा। अपॉइंट इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ये भी सही है, लेकिन इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग नहीं होते हैं पार्टीज़ पे, ठीक है। सो अपॉइंटेड बाय आरबीआई एंड ठीक है, यही सारे पॉइंट्स इसमें नीचे दे दिए। तो इसके जो ombudsman के जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग नहीं होते। विच इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया? क्रिजिल, केयर, इकरा, ऑल ऑफ द, तो सारे ही हैं। आप देखते होंगे कि जब भी रेटिंग्स मिलती हैं तो किसके द्वारा दी गई है, क्रिजिल की रेटिंग है, केयर की रेटिंग है, तो ये आपने नॉर्मली न्यूज़ में भी सुना होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन्स अराइज? कैपिटल गेन कब अराइज हो सकता है? देखिए पहला ऑप्शन है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है कि सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, लेट्स से अज्यूम कीजिए कि 2024 में इस साल अक्टूबर तक कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी एक्स कार बहुत ज़्यादा बिकी है, ठीक है, उसका सेल बहुत इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू द अदर कार्स। तो क्या उसका सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इसलिए हर सेल के साथ उसकी जो वैल्यू थी, मान लीजिए वो 10 लाख की गाड़ी है, तो क्या हर सेल के साथ उसकी वैल्यू बढ़ी? हर सेल बोल सकते हैं, या फिर उसका जो सेल ज़्यादा हुआ इसलिए जिन्होंने उस समय कुछ 2 महीने पहले ख़रीदिया आज ख़रीद रहे हैं तो उसमें अंतर आ गया है पैसों का? नहीं, ठीक है। तो इससे आपकी कैपिटल गेन नहीं हो रही है। ऑल्दो ये जो है आपको ये पता चल गया कि भाई
इस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें आगे आनी चाहिए, ये सब आपको पता चल गया, बट उससे आपको कैपिटल गेन नहीं हुआ, ठीक है। तो सेल जो सेलिंग प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का वो बढ़ जाए, लेट से कोई एक पर्टिकुलर साबुन आप यूज़ कर रहे हो, अब वो साबुन इतना बिक रहा है, सारे लोग वो साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो साबुन अगर 10 रुपये का आता है तो आप नेक्स्ट टाइम आप लेने जाओगे भाई 12 का। डिमांड सप्लाई अलग चीज़ है, लेकिन इसके सेलिंग ज़्यादा होने से उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाए ये ज़रूरी नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं हो रहा है। इन लॉन्ग रन अलग बात है, अभी आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड। बिल्कुल, अभी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लेट से आपके पास कोई घर है, कोई प्लॉट है, कुछ भी है, आज आपने उसके लिए इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए, कल को आपके घर के सामने से कोई हाईवे निकल जाता है, आपकी लैंड ऐसी जगह, वैसे भी लैंड की रेट धीरे धीरे बढ़ते ही हैं, ठीक है, आपका घर जो है आपको एक गेन दे के जाता है, अगेन 25 लाख का, आपने 50 का खरीदा, 75 में आपने बेच दिया, तो ये जो 25 लाख है ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, यहाँ क्या हुआ था, प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, मोनालिसा की जब पेंटिंग बनाई गई होगी तब उनको नहीं आइडिया होगा कि वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेगी कि अब उसके 500 साल बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बनी हुई है, ठीक है। तो उस पॉपुलैरिटी की वजह से उसका रेट बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है, आपको कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। कोई भी पेंटिंग, जिसकी पेंटिंग एक एग्जांपल लिया गया, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ जिसको खरीदा, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू, आपने मोनालिसा की पेंटिंग एक बार खरीद ली, लेट से किसी ऑक्शन में जाके कि भाई मैंने इसको 50,000 रुपये में ख़रीद लिया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक। और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अगर अब आपसे लोग बोलेंगे नहीं भाई ये पेंटिंग मुझे चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं ठीक है, यू आर गिविंग इट इन 75, ऑलराइट, तो फिर से आपको गेन हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक। लोग अपने घर में रख के देखेंगे मुस्कुरा रही है कि नहीं मुस्कुरा रही है, दूसरे के घर में समझ नहीं आ रहा, तो बोलते हैं ना मोनालिसा की पेंटिंग फेमस है क्योंकि उसकी रहस्यमय मुस्कान की वजह से, और आजकल तो जो मीम्स बनते हैं उसमें सारे लोगों का फेस उसमें फिट हो जाता है, चाहे आपको खुद ही बेटर पता होगा, तो ये इसमें कैपिटल गेन है, ठीक है। तो कैपिटल गेन किससे होगा, जब किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है किसी चीज़ की, उस वजह से उसमें इसमें इंक्रीज़ आ जाए, या फिर नेचुरल इंक्रीज़ आ जाए किसी की वैल्यू में, प्रॉपर्टी ओन्ड। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, इससे सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक्सप्लेनेशन में इससे ज़्यादा तो नहीं समझाया गया, तो आगे बढ़ते हैं। द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, फिलिप्स कर्व किसके बीच में रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। महंगाई भी बढ़ रही है, साथ साथ में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो फिलिप्स जो थे वो 1958 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जो कि ये बोलता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक स्टेबल और इन्वर्स रिलेशनशिप है। थियरी क्लेम्स दैट with economic growth come inflation, which in turn should lead to more jobs and less unemployment. It is used in short run trade off between the unemployment and inflation. तो फिलिप्स जी ये बोल रहे थे कि भाई एक थियरी के हिसाब से उन्होंने क्लेम किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। और जिससे कि क्या होगा, डिमांड सप्लाई भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी आएंगे, एंड वाइस वर्सा, तो ज़्यादा जॉब्स आएंगे मतलब लेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप उन्होंने सेट किया। लेकिन और ये भी बोला कि इसको शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ में यूज़ किया जा सकता है बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर, स्मार्ट मनी हम किसको बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड को, ठीक। अब ये क्वेश्चन है 2008 का, उस समय स्मार्ट मनी ये थी, आज के टाइम पे स्मार्ट मनी क्या है, यूपीआई। अब तो ये भी नहीं करना पड़ रहा, स्वाइप का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉल्ड द प्लास्टिक मनी, पेपर करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर, तो क्रेडिट कार्ड। हार्ड प्लास्टिक कार्ड वी यूज़ एवरी डे इन प्लेस ऑफ अ एक्चुअल बैंक नोट, ठीक। और अब क्या करें, अब तो ये भी नहीं है, नो एक्चुअल बैंक नोट, नो कार्ड, नथिंग, वी आर जस्ट हैविंग अ फ़ोन। एंड डोंट यू थिंक फ़ोन ने हर चीज़ की क्या बोल सकते हैं, गरिमा को ख़त्म कर दिया एक तरीके से, बिकॉज वट एवर यू से, आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है बाहर, तो एवरी थिंग हैज़ बीन टेकन ऑफ ऑल्सो,
ऑल्दो इट इज़ ऑफ यूज़ ऑल्सो, अगर आप उसको प्रोडक्टिव यूज़ में रख रहे हैं तो है, लेकिन प्रोडक्टिव यूज़ के साथ साथ मान लीजिए आप 1 घंटा ये क्लास देखते हैं फ़र्ज़ कीजिए, और उसके बाद आपको 2 घंटे अगर छोड़ दिया जाए आइडल, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी रील्स देख ली होंगी, कितने आपने शॉर्ट्स देख लिए होंगे, कितना कुछ भी आपने ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। लोग आजकल अपने डेली व्लॉग्स शूट करते हैं, भाई वो क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब झाड़ू लगा रहे हैं, कब सफाई कर रहे हैं, कब बारिश आ रही है, बट पीपल वॉच। तो वो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम उसमें कितना टाइम दे देते हैं, कितना टाइम वो हमारा कंज्यूम कर लेता है, तो वो होता है कि अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हो गया, आपने कोई भी काम की चीज़ यूज़ की, आपने लेट से ये वीडियो देखा या आप कोई और रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं जो आपकी प्रोडक्टिव ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होगा, बट किसी और का झाड़ू लगाना आपकी प्रोडक्टिव ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, and we do not realize even. So use the phone wisely also, right? Anyways, the term plastic money applies to, again ये अब easy हो गया है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, credit card mainly issued by the banks. Which of the following is not a prepaid payment instrument? prepaid payment instrument क्या नहीं है? दिल्ली मेट्रो रेल कार्ड है, आप दिल्ली अगर रह रहे हैं या दिल्ली विजिट किया है तो दिल्ली मेट्रो रेल कार्ड एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। क्रेडिट कार्ड ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, ये प्रीपेड नहीं है ना, इसमें आप पहले कर देते हो, बाद में आप वापस उसको भरते हो, एक तरीके से उधार लेना होता है। देन एयरटेल मनी, ये भी है, तो ये नहीं है आपका। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, किसी मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए इनमें से क्या है जो नहीं हटाया जा सकता? इंडिस्पेंसिबल क्या है? प्राइजेस। Market is a place where commodities and services are purchased and sold. The buying and selling of commodities and services are occurred on the basis of production cost, जिसको commodities या service price बोला जाता है। So अगर market को exist करना है तो prices तो indispensable हैं। Market in an economy tendency which leads to which of the following trends? Market is an economic tendency which leads to, तो market क्या है? एक economic tendency, इसकी वजह से क्या आ रहा है? consumerism आ रहा है, consumers कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर है। मार्केट में कुछ होगा ही नहीं, क्या कंज्यूम करोगे आप? आपका कंज्यूमरिज्म कम हो जाएगा ना। इनिशियली जब अगर हम अपने पापा या दादा लोगों के किस्से सुने तो उस समय क्या होता था? नॉर्मल घर पे खाना हो रहा है, लोगों के घरों पे कैटल्स थे, दूध आता था, अपना रोटी सब, ये हर जगह ठेले नहीं लगे हुए थे ना मोमोज़ के तो हर जगह आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है, शेक्स, मोमोज, एवरीथिंग, रोल्स, वट एवर इट इज़, तो वो आपको नहीं मिल रहा, तो कंज्यूमरिज्म कम था, आपके पास ऑप्शन, आपको पता ही नहीं था ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, आप आराम से अपना खाते थे, हेल्दी चीज़ खा रहे हैं एंड यू आर सर्वाइविंग। अब उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आजकल क्या है कि यू हैव टू गो आउट, इधर आपको हफ्ते में जाना है, महीने में, जो भी आपके गोल्स होते होंगे, तो वो भी एक काम हो गया कि जाना ही है। पहले तो ये भी नहीं था, तो कंज्यूमरिज्म कम था, अभी कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है बिकॉज मार्केट इस्टेब्लिश कर रहा है अपने आप को। मार्केट इस्टेब्लिश करेगा तो किसके बेसिस, किसके दम पे इस्टेब्लिश होगा? कंज्यूमर के दम पे, और कंज्यूमरिज्म इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बायर्स मार्केट इज़ नोन वेयर, बायर्स मार्केट किसको बोलते हैं? जहाँ सप्लाई जो है इज़ मोर देन द सप्लाई, इज़ मोर देन सप्लाई, आई थिंक डिमांड होगा यहाँ पर। तो सप्लाई, बायर्स मार्केट मतलब सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो उसको हम रेफ़र करते हैं जनरली बायर मार्केट। एंड परचेजर हैव एन एडवांटेज ओवर सेलर्स इन प्राइस नेगोशिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टॉक में आ गई है, तो जो परचेज़ कर रहा है उसके पास अब एक एडवांटेज है, क्योंकि सामने वाले को तो अपनी दुकान से वो सामान ख़त्म करना है, निकालना है, तो उसके लिए वो दाम लगा सकता है। तो अब यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है कंज्यूमर के हाथ में या परचेज़र के हाथ में, कि वो बोल सकता है कि भाई अब तो तुम्हें ख़त्म ही करना है, लाओ दे दो, इतने दाम पे, औने पौने दाम पे भी आप ले लेते हो। तो ये जो होता है बायर्स मार्केट इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एज मिलता है बायर को। विच टाइप ऑफ मार्केट इज़ सूटेबल फॉर वेजिटेबल क्रॉप? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म। वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए तो वेरी शॉर्ट टर्म चाहिए। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब कि दिस इज़ व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड एंड सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। से फॉर एग्जांपल द मार्केट फॉर फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, द प्राइजेस ऑफ गुड्स विल डिपेंड ऑन द डिमांड। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? मार्केट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द प्रीवियस, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा बड़ा, सप्लाई को स्लाइटली एडजस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट यहाँ पे सप्लाई जो है इट कैन बी चेंज्ड इजीली बाय स्केलिंग द प्रोडक्शन।
So it can change according to the demand of the market. So the market will determine its equilibrium price in the time. तो ये जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ मार्केट बिकॉज गुड्स एंड आर प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ. सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है इट लेज ग्रेटर एम्फेसिस on the point of view of producer. The supply side economics lays greater emphasis on the point of view of producer. The core point of supply side economics is that production, that is the supply of goods and services, is most important in determining the economic growth. It postulates the tax cuts for wealthy result in increased savings and investment capacity for them that trickle down to the overall economy. ठीक है. देखिए सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब ये है, कोर पॉइंट इसका ये है कि जो प्रोडक्शन है, मतलब कि जो सप्लाई है कि आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज की कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने में. ठीक, तो सप्लाई साइड का मतलब कि भाई आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एम्फेसिस होता है. व्हेन द टोटल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी. जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा. मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया तो अब उसका मार्जिनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा. अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़. कंज्यूमर को आप कब बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, व्हेन ही इज़ अनेबल टू फुलफिल हिज नीड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. अगर कोई इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये है कि ही इज़ एबल, सॉरी नॉट अनेबल, ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज नीड विद इन with a given level of income. I'm so sorry, यार slip of tongue हो रहा है बहुत. तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब उसको जो भी उसकी नीड्स हैं वो उस पर्टिकुलर इनकम से उसको फुलफिल कर पा रहा है. ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम. Consumer is said to be in equilibrium if he is able to fulfill his need with a given level of income. In other words, when a consumer feels that he cannot change his condition either by earning more or by spending more or by changing the qualities of things he buys, then he is said to be in equilibrium. Equilibrium is in the marginal utility from an economic point of view is derived from the money paid and well consumed. As per the law of the equimarginal utility, a consumer will be in equilibrium when the ratio of marginal utility of a commodity to its price equal the ratio of marginal utility of other commodity to its price. Consider the following statements. Other things remained unchanged. Market demand for a good might increase if. ठीक है, बाकी चीज़ें unchanged रहेंगी. The market demand for a good might increase if the price of its substitute increases. ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर गुड के लिए जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ेगी. कब बढ़ेगी, पहली रीज़न ये है कि जब उसके सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, एग्जाम्पल यिप्पी एंड मैगी. ऑलराइट, तो मैगी का प्राइस जब बढ़ा तो कुछ समय यिप्पी कंज्यूम ज़्यादा हुआ. फ़र्ज़ करते हैं, हो सकता है आपने ना किया, हो सकता है किया हो. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट क्या था, सब्स्टिट्यूट क्या था उसका, उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया क्योंकि लोग अब इसकी तरफ आएंगे, थोड़ा सस्ता हो गया है. ठीक, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज. द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. नहीं, तब भी नहीं होगा. तब क्यों होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा. गुड इन्फीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई है, वाई वुड किसी गुड के लिए मतलब ये इंक्रीज़ होगा. इट्स प्राइस फॉल्स, अगर उसका प्राइस गिर जाए, हाँ, तो फिर मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है, सस्ता हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, चलो लेके रख लो, बाद में काम आ जाएगा. सरसों का तेल सस्ता हो गया, मान लो अभी तो महंगा है, सस्ता हो गया, लेके रख लो कि ठीक है कोई नहीं, बाद में बढ़ जाएगा. ठीक है, तो वो होता है कि उसका प्राइस फॉल हो गया तो मार्केट डिमांड जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी. अभी महंगा है तो लोग सोचेंगे नहीं ठीक है, अभी नया सरसों का जब लॉट आएगा तब उस टाइम पे आप ख़रीदोगे. तो
वो आप तब तक के लिए आप वेट करोगे। तो ये इस तरीके जब आप सॉल्व करें ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बस रोज़मर्रा की जो आपकी चीज़ें हैं उसको दिमाग में लगाइए, आंसर आप इजीली निकाल देंगे। ऑलराइट, तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं विद इक्वल ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बियर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। सो डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि वे इजीली कंज्यूम किया जा सकता है अगर मतलब दूसरे के एब्सेंस में। ग्लूकोज बिस्किट है, अब आप पार्ले जी लेने जा रहे हैं, पार्ले जी नहीं है तो आपने एक सब्स्टिट्यूट ले लिया, चलो ठीक है कोई और दे दीजिए, किसी और कंपनी का होगा तो ग्लूकोज बिस्किट ही मीठा है, तो वो है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हुज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर। ठीक है, मतलब दो चीज़ें एक साथ होंगी तभी उसका काम होगा। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बियर्स एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इंक्रीज। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाता है। In case of inferior goods, an increase in the size of income leads to a fall in the quantity demanded of these commodities. तो inferior goods के अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो फिर आप उसकी डिमांड आपके लिए कम हो जाएगी। अगर कोई inferior good है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब आप बोलोगे नहीं अब तो इनकम बढ़ गया, आई कैन अफोर्ड समथिंग एल्स बेटर, तो आप उसकी तरफ जाओगे। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाता है। मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज इफ देयर फॉल्स market demand for goods might increase if their price falls, because as per the law of demand there is an inverse relationship between the price of commodity and its quantity demanded. ठीक है, तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड। विथ फिक्स्ड डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लाइकली टू। फिक्स्ड डिमांड है लेकिन सप्लाई में बढ़ोतरी हो गई तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। डिमांड तो उतनी है ना, डिमांड तो 4 की है, आ रहा है डेली 6, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस उसका कम होने की कोशिश, क्योंकि अब उस सप्लाई को आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ द कमोडिटी वाइल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। Hence, in the context of increase at fixed demand, then price will have decreasing potential. A rise in the general level of prices may be caused by general level of prices का जो उसमें जो राइज है वो किस वजह से हो सकता है। मनी सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अब आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हो मार्केट में। अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट में अगर कमी आती है तो जो जनरल लेवल है प्राइसेस का वो बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, इस वजह से भी बढ़ेगा। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, डी सारे ही हैं। राइज और फॉल in prices is caused due to changes in the supply and demand. Increase in money supply increases the demand and thus prices increases. Decrease in the aggregate level of output will reduce the supply and thus prices increases again. An increase in the effective demand would again raise up the prices, thus all the three events will raise the prices. Supply of money remaining the same, when there is an increase in demand for money there will be supply of money remaining the same when there is an increase in demand for money। ठीक है, मनी की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ही आ रही है तो फिर क्या होगा, फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइजेस, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए इस केस में सप्लाई जो है मनी की वो सेम है, ठीक, सप्लाई 100 ही आ रहा है, डिमांड हो रही है 150 की, तो फिर इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि लिक्विडिटी को थोड़ा सा ट्रैप किया जा सके। तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट एंड इट्स डिमांड इज़ इंक्रीज देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इट डज नॉट हैव मच टू डू विद द लेवल ऑफ प्राइसेस एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। ऑल बिजनेसमैन मेक प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस हाइक, कस्टमर हैज़ टू कर्टेल हिज नीड्स ड्यू टू प्राइस हाइक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं प्राइस हाइक की वजह से। कस्टमर हैज़ टू कर्टेल हिज नीड्स, लेकिन कस्टमर को अपनी नीड्स को कम करना पड़ता है जब प्राइस
हाइक होता है तो देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी वजह से बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहे हैं ये ठीक नहीं है. सो ड्यू टू द प्राइस हाइक ऑल द बिजनेसमैन make profit and consumers feel disadvantaged. Again, due to the price hike, the purchasing power of money is decreased. ठीक है, प्राइस हाइक की वजह से क्या परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है. एंड कंज्यूमर्स हैव टू पे मोर अमाउंट ऑफ मनी टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स. लेट्स से प्राइस हाइक होता है, आप एक दाल खरीद रहे हो 100 रुपये में, अब ये प्राइस हाइक हुआ तो अब वो उसका प्राइस बढ़ गया 120 125 रुपये. तो आपने खरीदी तो 1 किलो ही, लेकिन 1 किलो के लिए पहले आप 100 रुपये दे रहे थे, आपको 25 रुपये और देने पड़ रहे हैं अपनी जेब से. तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्राइस है जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम होगी ना. परचेजिंग पावर क्या थी मनी की, परचेजिंग पावर का मतलब वो 100 का जो नोट था वो आपको 1 किलो दाल दिलवा रहा था, बट अब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई. अब आप 100 रुपये का नोट देने जाओगे तो आपको पूरी 1 किलो दाल नहीं मिलेगी. आप बोलोगे नहीं 100 की ही चाहिए तो आपको 1 किलो नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर हो गई है कम. Hence both assertion and reason are true, लेकिन reason इसका correct explanation नहीं है. Improvement of profit volume ratio can be done by following. Improvement of profit volume ratio. अभी बात करें profit volume ratio की, इसको कैसे किया जा सकता है. Selling price को बढ़ा के, altering the sales mixture, reducing the variable cost, या all of the above. फर्स्ट ऑप्शन है सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो. ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इम्प्रूव करना है. तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे पहली चीज़. अगेन एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये की दाल आपने कर दी 110 रुपये की, तो 10 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ गया. ऑल्टरिंग द सेल्स मिक्सचर और वेरिएबल कॉस्ट को आप कम करोगे, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे इसमें तीनों ही, सारे ही सही हैं इसमें. व्हेन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ सेल्स वैल्यू परसेंटेज, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ओके, तो जब कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स, व्हेन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ सेल्स वैल्यू परसेंटेज, उसी को आप नाम देते हो प्रॉफिट बाय वॉल्यूम रेशियो. एन इम्प्रूवमेंट इन दिस रेशियो कैन बी अचीव्ड. इसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, बाय सेलिंग द इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, बाय ऑल्टरिंग द सेल्स मिक्सचर, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स बाय विच द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी अचीव्ड. तो आप वो चीज़ें ऑफर करोगे जिससे हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मिले, मतलब वो चीज़ें लोग कंज्यूम करें. एंड बाय रिडक्शन इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आप कमी लाओगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो बढ़ेगा. फॉर प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो प्राइजेस वॉज गिवन बाय. पब्लिक गुड्स की प्राइसिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट था शेडो प्राइजेस का, ठीक है, वो किसने दिया था. तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये, फॉर प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो प्राइसेस, ये दिया था जे टिनबर्जन ने. देखिए शेडो प्राइसेस क्या होती हैं, दे आर इंडिकेटिंग द इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर और प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस. ठीक है, शेडो प्राइसेस वो प्राइसेस होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं इंट्रिंसिक या ट्रू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर और प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइजेस. शेडो प्राइस एक एस्टिमेटेड प्राइस होता है फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मली प्राइस इन द मार्केट और सोल्ड इन द मार्केट. ठीक है, तो ये शेडो प्राइस मतलब उन वस्तुओं के लिए रखा जाता है जो कि नॉर्मली जिनका प्राइस नहीं लगता है मार्केट में, नॉर्मली उनको नहीं बेचा जा रहा है. ये जो प्राइजेस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रू वैल्यूज़ फॉर फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर द कैलकुलेशन और एस्टिमेशन ऑफ प्राइजेस इन द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. ठीक है, तो ये उस जो प्रोडक्ट है उसका ट्रू वैल्यू को ये दर्शा रहे हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट था शेडो प्राइसेस का, ये दिया था जे टिनबर्जन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई कमोडिटी पब्लिक को फ्री में दे दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट. देखिए कहाँ से दिया जाता है, जब आप कोई सब्सिडाइज चीज़ दे रहे हो, ठीक है, सब्सिडी पे दे रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों को आप वो सुविधा दे रहे हो, बाकी सबको नहीं मिल रही लेकिन किसी पर्टिकुलर सेट को मिल रही है लेट्स से. ठीक,
आपने कोई स्कीम शुरू की कि भाई आपको क्या दिया जाएगा, आपको साइकिल दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, छाता दिया जाएगा, वॉट एवर इट इज़, छाता अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो अब ये किसके कॉस्ट पे दी जा रही हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र की गई है कहाँ से? कंज्यूमर से। जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट का, लेट्स से आई एम द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, मुझे कोई लैपटॉप मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई? टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। और टैक्स पेइंग पब्लिक कौन है? जो कमा रहा है, जो टैक्स भर रहा है। टैक्स किस लिए भर रहा है? वो जा रहा है आपके अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, और उन्हीं अकाउंट से जो है गवर्नमेंट जो है बाकी जो प्रोग्राम्स है देश में वो चला पाती है। तो कमोडिटी जो होती है अगर वो फ्री में दी जाती है पब्लिक को, किसी पब्लिक को, तो फिर क्या हो रहा है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफ़र की जा रही है कंज्यूमर से। कंज्यूमर को अब उसका पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। कंज्यूमर इज़ नॉट बीन आस्क्ड टू गिव द मनी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट वो उसके बिहाफ पे जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उसमें उनका से है, उनके टैक्स से जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं उनको वो जो कमोडिटी है वो दी जा रही है फ्री में। ऑलराइट, तो ए सेट ऑफ पीपल जो कि ए सेट ऑफ पीपल जिनको ये मिल रहा है उनको इसका भार नहीं लेना पड़ रहा है। इसका भार कहाँ गया? ऑल्दो आपने तो अपना टैक्स भरा, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि भाई आपने अपना 5% टैक्स भर दिया लेट से, तो आपके ऊपर वो 5% का भार है, लेकिन सारे लोगों ने जो 5% भरा है उसकी वजह से इन लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है, थोड़ा सा जो भी सब्सिडी दे पा रही है वो इनको दे पा रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका, अगर कोई कमोडिटी फ्री में दी जा रही है तो क्या होगा। आई एम सॉरी, मुझे बार बार करना पड़ रहा है बिकॉज द बैटरी ऑफ द पेंसिल विच आई यूज़ इज़ ड्रेन्ड। तो एनीवेज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया एंड फाइनली मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो गया। इट वाज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर और थोड़ा सा टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज भी लग गया था, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाता 2 दिन पहले। एनीवेज बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो बस ये चैप्टर हमारा और हमारा फर्स्ट पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट से, सोशल डेवलपमेंट से। तो सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा टफ या इंटरेस्टिंग दोनों ही आप बोल सकते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग आप बोल सकते हैं, वो ये चैप्टर होता है मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना। तो सॉरी जो इकोनॉमिक्स मास्टर्स हैं उनको इशू नहीं होता होगा, बट वी पीपल हैव सर्टेन इशूज़, सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रही हूँ। बाकी अब हम आएंगे सोशल डेवलपमेंट पे। तो सोशल डेवलपमेंट में पहला हमारा चैप्टर रहेगा अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। एक पड़ाव हमने पार कर लिया है, फर्स्ट इज़ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ऑलमोस्ट हमारी देखिए बुक भी आधा बुक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 243 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी आधी बुक और रह रही है, अभी और पड़ाव बाकी है। बाकी इकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, पैरेलली वो चल रहा है, और इसी के साथ हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।